Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 9 Subject Science Chapter number 5 that is the Fundamental Unit of Life का है वीडियो लेक्चर नंबर 4 राइट। तो हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में ये देखा था अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में कुछ बातें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेल वॉल क्या था? एक रिजिड स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। तो किसके पास प्रेजेंट है? प्लांट सेल के पास है, फंगस के पास है एंड बैक्टीरिया के पास है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। काम है उसका टू प्रोवाइड करना रिजिडिटी, दैट इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। दो कंडीशन देखे थे हमने। अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तुम्हारे सेल को तो वो हो जाएगा श्रिंक, जिसे हमने कहा था प्लाज्मोलिसिस। वहां पे जो सेल का फिगर है वो खराब हो जाएगा। फिगर खराब नहीं होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है बाबू। तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन है? सेल वॉल। सेल वॉल को कुछ नहीं होगा भले मेम्ब्रेन अंदर श्रिंक हो जाए, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस से बच गया। दूसरा है हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक बोले तो जब सेल के अंदर पानी का प्रवेश होगा यानी एंट्री ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल, दैट विल लीड टू द स्वेलिंग ऑफ सेल। स्वेलिंग होके बर्स्ट हो जाएगा। तो वहां पे वॉल के ऊपर प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा था? अगेन द सेल वॉल। तो इस तरह से सेल वॉल ने प्लांट सेल को बचा लिया। एंड ऑल्सो इन सम कंडीशंस लाइक हाइपोटोनिक कंडीशन में बैक्टीरिया एंड फंगस को बचा लेता है। इसलिए तो ये लोग हर जगह उग जाते हैं ना, हर जगह इनकी लाइफ पॉसिबल है। एंड एनिमल सेल को सेल वॉल क्यों नहीं दिया गया? इसका भी रीजन हमने देखा था, बिकॉज वी आर मोबाइल, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल नॉट कम इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द एनिमल। As simple as that, right? तो हमने क्विक रिवीजन कर लिया है about the cell wall. This entire video is going to be about nucleus, the brain of this cell. Now, why do we call it as brain of this cell? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके पहले do hit the subscribe button if you haven't subscribed my channel yet, because अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा on YouTube. Let's get started with nucleus. Let's understand the structure of nucleus and what does it do in your cell, right? चलिए, तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। उसका रीजन मैं जस्टिफाई करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं उसके पास है क्या क्या। तो न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे आ जाओ, ये तुम्हारा सेल है। अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, सेफ्रेनिन, मिथिलिन ब्लू, ये सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ है। आयोडीन सॉल्यूशन डालो एक्टिविटी में सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसका लॉजिक सिंपल सा है स्टूडेंट्स। द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज न्यूक्लियस या फिर सेल का कोई भी ऑर्गेनल अलग अलग केमिकल से अपना कलर शो करता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना देखना होता है, सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है माइक्रोस्कोप का। जो तुमको देखना है उसको डार्क कर दो, बैकग्राउंड को लाइट कर दो, तो डार्क वाला लाइट के ऊपर अपने आप चमकेगा ही। या तो फिर अगर तुमको जो लाइट देखना है तो बैकग्राउंड को डार्क कर दो, तो तुमको जो देखना है वो लाइट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो डार्क के ऊपर लाइट का कॉन्ट्रास्ट बिठाना है और तुमको जो माइक्रोस्कोप में देखना है वो दिख जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी ऐसा कुछ दिखता है, बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाकी सबसे अलग होता है। एंड यू कैन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस वेरी वेल। अगर उस न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस है। तो बाहर जो है ना, दिस पार्ट, दिस इज व्हाट आई कॉल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोले तो क्या? कवरिंग। न्यूक्लियर बोले तो क्या? न्यूक्लियस का कवरिंग, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन के सेल के अंदर से, यानी जो साइटोप्लाज्म है तुम्हारा, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ढेर सारा फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या तो फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या, कौन सी चीज न्यूक्लियस में जाएगी एंड न्यूक्लियस के अंदर से कौन सी चीज साइटोप्लाज्म में जाएगी? दिस विल बी रेगुलेटेड बाय व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। क्लियर? वेरी गुड। अब उसके अंदर देखो है क्या क्या। सो अब ये जो फंक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो होता कैसे है? तो इट हैज पोर्स, यानी छोटे छोटे छेद हैं, विच अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स visible as the rod shaped during cell division. What do you mean by cell division? एक का डबल, ठीक है। ये सेल आगे जाके कभी ना कभी दो सेल में टूटता या तो दो से अधिक सेल में टूटता, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिवीजन द सेल फॉलोज, राइट। सो सेल डिवीजन के टाइम पे ही तुमको क्रोमोसोम दिखेगा। अब क्रोमोसोम क्या होता है? सी, जब तक सेल तुम्हारा डिवाइड नहीं हो रहा, इट विल अपीयर लाइक अ मास बंडल ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स या तो फिर क्रोमेटिन थ्रेड्स, है ना, क्रोमेटिन थ्रेड। तो ये तुम्हारा क्रोमेटिन थ्रेड है, ये सब, ठीक है। ये आगे जाके ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे ही तुम्हारा सेल डिवाइड करने वाला है ना, ये आगे जाके कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से प्रॉपर क्रोमोसोम की तरह दिखेगा, ठीक है। समवॉट लाइक दिस, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा और फिर डिवाइड होता है यहां से। आ रही है बात समझ में? ठीक है। पहले कैसा था? क्रोमेटिन, देख लो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंटेंगल्ड है एक दूसरे से, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो गया? इनको खुल गए, क्रोमोसोम्स बन गए। नाउ दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम है इसके पास दो चीजें, क्या क्या है? पहला है तुम्हारा डीएनए प्लस प्रोटीन। क्या है?
डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डीएनए और प्रोटीन को मिला दोगे तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है रॉड की तरह दिख रहा है, देख रहा है रॉड की तरह, रॉड शेप दिखेगा, लेकिन कब, द ओनली कंडीशन इट रिक्वायर इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे उसका असली रूप आएगा, ऐसे नहीं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। पहले क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, so they consist of DNA and protein. Now let's understand what is DNA. तो देखो chromosomes will contain DNA. DNA का सिंपल मतलब होता है deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, this is the genetic material of a cell. Genetic material का मतलब ये होता है कि जो उसका पेरेंट सेल है, मान लो ये जो सेल था वो इंसान का सेल था, डिवाइड होने के बाद जो दूसरे नए सेल आएंगे वो भी इंसानी सेल ही आएंगे। जैसे इंसान का बच्चा इंसान पैदा होता है, हरकतें बंदर कुत्तों बिल्ली वाली करे वो बात अलग है, राइट, लेकिन पैदा तो इंसान ही होता है। जो स्ट्रक्चर है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 नाक 2 कान, ठीक है, दिखने में भी इंसानों की तरह दिखते हैं, राइट। सो दिस हैपेंस ड्यू टू व्हाट, डीएनए। डीएनए के पास सारा इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हारा मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये गया तो खत्म, टाटा गुड बाय गया, राइट। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द सेल। कोई भी सेल अपना कैसा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेगा, कैसा फंक्शन एग्जिबिट करेगा, है ना, वो सब डिसाइड किसके वजह से होता है, डीएनए की वजह से। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। लो कर लो बात। हर एक कैरेक्टरिस्टिक का हर एक अलग अलग जीन होता है। कहने का मतलब क्या, मेरे बॉडी का जो कलर है उसके लिए भी एक जीन है मेरे बॉडी में। व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स? सर टी शर्ट के नीचे पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं जीन्स। बेटा चमाट पड़ेगी ऐसा फालतू आंसर दोगे तो, ठीक है क्या जीन्स? स्ट्रक्चरल यूनिट, नॉट स्ट्रक्चरल एक्चुअली, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द जीन्स, है ना, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन, सॉरी डीएनए। जीन्स क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए तुम्हारा जो भी फंक्शन दिखा रहा है वो किसके वजह से? हर एक अलग अलग जीन के वजह से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे बॉडी का कलर, मेरी आंखों का कलर, मेरा बॉडी का जो डिजाइन है ना, मैं अगर ज्यादा थिन हूं तो वो जेनेटिक है, ज्यादा मस्कुलर हूं तो भी मेरा जेनेटिक का इशू है, मतलब प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के हर एक अलग अलग कैरेक्टर के लिए हाइट, वेट, जो भी है हमारा, मतलब जन्म से हम लोग कैसे थे, ठीक है, हमारे बॉडी का कलर कैसा था, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सब कुछ क्या है? जेनेटिक है। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, तो ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो ही सकता है। अगर मुझे आगे जाके कोई बड़ी बीमारी होती है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक मतलब आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आए आपने अपने माँ बाप से इनहेरिट किया, लेकिन हर एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं। 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वन इज अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो आप सराउंडिंग से सीखते हो, है ना। मान लो माय फादर और माय मदर वर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं थी, तो वो मुझे विरासत में नहीं मिली है, वो तो मैंने मेहनत करके कमाई है ना, जो भी मैं करूंगा अभी आगे जाके, समझ रहे हो। सो दैट इज अक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी इंटेलिजेंस, ठीक है। नॉर्मल आईक्यू अलग बात है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सब आप अक्वायर करते हो, ये आपको इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। नहीं तो न्यूटन का बेटा उसका बड़ा साइंटिस्ट होता फिर तो, समझ रहे हो। हाँ, वो तो वर्जिन मर गया, वो बात अलग है, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स बोले तो जो भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा उसके लिए एक एक प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलेंगे जीन्स। चलो, इनिशियली डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मैंने तुमको यहां पे समझा दिया, ये तुम्हारा क्रोमैटिन मटेरियल है, ये सब कुछ, ठीक है। तो पहले तुम्हारा डीएनए ऐसे प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट विल गो लाइक दिस, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? सी, मैच्योरिटी मतलब वो स्टेज जब तुम्हारा सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है। उस टाइम पे तुम्हारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके पास कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या क्या वो फंक्शन करेगा, क्या सेल डिजीज्ड होगा या नहीं होगा, क्या सेल अपने सारे फंक्शंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दिस न्यूक्लियस इटसेल्फ। हाउ? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स द प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन, डीएनए दोनों के पास क्या? ढेर सारा इंफॉर्मेशन जब तक पास नहीं होगा कोई भी चीज रेगुलेट नहीं होगी। रेगुलेट नहीं होने का मतलब केमिकल एक्टिविटी का नहीं होना, केमिकल एक्टिविटी नहीं होने का मतलब सेल का फंक्शन रुक जाना। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? जस्ट जॉइन द डॉट्स एंड यू विल गेट टू नो, राइट। सो all the chemical activities or all the chemical reactions taking place in the cell has to be regulated by the nucleus itself. न्यूक्लियस बोलेगा तभी काम आगे बढ़ेगा, उसके बिना सेल अपना बुद्धि लगाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन दैट न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। डिवीजन किसके वजह से हो रहा है? न्यूक्लियस के वजह से। क्रोमोसोम किसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। इंफॉर्मेशन कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। सारा का सारा ऑर्डर कौन दे रहा है? न्यूक्लियस।
तो ब्रेन ऑफ द सेल उसी को कहेंगे, राइट? जस्टिफाइड है अभी, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, इस बेसिस पे दो टाइप के सेल होते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। नाउ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, और वी कैन से प्रिमिटिव। एंड सेकेंड वर्ड इज कैरियोट। अभी जो कैरियोट है ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है कैरियन। कैरियन का मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक मतलब अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, और वी कैन से प्राइमरी न्यूक्लियस। प्राइमरी न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइट? उसके अंदर बहुत सारे डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो प्राइमरी न्यूक्लियस है, तो हम उसको बड़े प्यार से लिख देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या लिख देते हैं? दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोल देंगे उसे। अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनका न्यूक्लियस ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते उनके सेल के अंदर। अंडरस्टूड? क्लियर इट इज? आई होप सो। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। एंड उनके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है? जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इससे ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है? यू का मतलब क्या है? ट्रू। और कैरियन का मतलब फिर वही न्यूक्लियस। तो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड न्यूक्लियस है। डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम लोग कोई दूसरा नाम नहीं देते, उसको न्यूक्लियस ही बुलाएंगे, ठीक है? क्लियर है इतना? ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो बोर्ड भी भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द नोट्स। All right, students, so I hope the video is very clear to you. It was a detailed session on the nucleus. अगर फिर भी आपको कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, शंका, उलझन रह गई हो तो कमेंट बॉक्स तो आपका है ही, आप वहां पे पूछ सकते हैं। I'll try my best कि मैं हर एक का डाउट सॉल्व कर पाऊं। मतलब इतना भी फेमस नहीं हो गया अभी, ठीक है? बिजी नहीं हो गया, बट ठीक है, कभी ना कभी ये जाके वीडियो शायद कोई लोग, ज्यादा लोग देख लें तो हो सकता है, इसके लिए पहले से बोल देने का, ठीक है? चलिए, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।